आज सुनिए शिवानी जी का प्रसिद्ध उपन्यास मायापुरी का भाग 4। शोभा जब स्टेशन पर पहुंची तब गाड़ी छूटने में 5 मिनट थे। भागती पड़ती वो टिकट लेकर लेडीज़ डिब्बे में बैठ गई। वो बार बार भय से इधर उधर देख रही थी। डिब्बे में 2-3 मुस्लिम स्त्रियां बुर्का डाले बैठी थीं। उसका भयत्रस्त भाव उनसे छिपा नहीं रहा। बिखरे बाल, सूजी आँखें, पीला उड़ा उड़ा चेहरा, लापरवाही से लपेटी साड़ी, न बिस्तर न बकस। कहाँ जा रही हो बेटी? बुर्का उठाकर एक प्रौढ़ा मुसलमान महिला ने पूछा। काठ गोदाम, शोभा ने कहा। बड़ी घबराई हुई हो, क्या कोई बुरी खबर पाकर जा रही हो? गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी थी। फक 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 कर गाड़ी लखनऊ छोड़ रही थी। स्नेह बंधन की अंतिम डोर कट गई। शोभा की आम की फांक सी उदास आंखें भर आईं। सिर हिलाकर उसने कहा, हाँ। आंसू उसके गालों पर टपकने लगे। लखनऊ का मेडिकल कॉलेज, वेगवती गोमती, इमामबाड़े का चिर परिचित गुंबद, सब एक एक कर प्रिय आत्मियों की भांति उससे गले मिलकर विदा ले उठे। अंधकार को चीर कर ट्रेन राजमहिषी जैसे गौरव से चली जा रही थी। ऐशबाग, डालीगंज और सिटी स्टेशन छोड़कर जब ट्रेन लखनऊ की सीमा पार करने लगी तो शोभा की सिसकियां रुक नहीं सकीं। घुटनों में सिर डालकर वो बालक की भांति सुबकने लगी। उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि डिब्बे में 2 मुसलमान स्त्रियां बुर्का उठाए आश्चर्य से उसे देख रही हैं। वे मुसलमान स्त्रियां संभवतः देहात के किसी संभ्रांत जमींदार परिवार की थीं। उनमें 2 नवयुवतियां थीं और प्रश्न पूछने वाली प्रौढ़ा उनकी सास थी। प्रौढ़ा ने आगे खिसक कर शोभा के झुके माथे पर स्नेह से हाथ रखा और लंबी सांस खींचकर कहा, या परवरदिगार। स्नेह से उसकी पीठ पर हाथ फेरती वो चुप रही। उसकी दोनों पुत्र वधुएं उससे शोभा के उस दुख का कारण पूछने के लिए आंखों से इशारा कर रही थीं, पर उसने कुछ नहीं कहा। रोने से उसका जी हल्का हो जाएगा, बस यही आंखों से ही बता दिया। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो शोभा ने चौंक कर सिर उठाया। सहानुभूति की 2 आंखें उस पर पड़ीं। कौन बीमार है बेटी, तुम्हारा आदमी? हाँ, शोभा के मुंह से निकल गया, पर असल में वो प्रश्न ठीक से सुन नहीं पाई थी। या मेरे अल्लाह, बुढ़िया ने एक दर्द भरी सांस खींचकर कहा। मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गई थी कि और किसी के लिए ऐसा रोना नहीं हो सकता। इन 2 अभागनों को भी ऐसे ही बिलखते देख चुकी हूँ। आज की नमाज में इस दुखिया के लिए खुदा से दुआ मांगो मेरी बेटियों कि घर जाकर इसे इसका सुहाग सही सलामत मिले। चादर बिछाकर तीनों ने घुटने टेक लिए। शोभा के हृदय के घाव पर किसी ने शीतल जल का फाहा सा रख दिया। आंखें बंद कर तीनों उसके सुहाग के लिए लाख लाख दुआएं मांग रही थीं। ट्रेन पूरे वेग से दौड़ती चली जा रही थी। नमाज पढ़कर पढ़ा स्त्री अपनी बड़ी पुत्रवधू से बोली, नजमा, कटोरदान निकाल कर खाना खा लो। छोटी पुत्रवधू वयस में नितांत बालिका सी लग रही थी। अल्प वयस में ही वैधव्य ने उसके कमनीय चेहरे पर एक पवित्र घेरा सा डाल दिया था। वही दोनों में अधिक सुंदरी थी, साथ ही अल्प भाषणी भी। स्वच्छ छोटी सी टॉवल बिछाकर उसने कटोरदान खोल दिया। एक डिब्बा खोलकर बड़े बड़े पराठे और दूसरे से कबाब निकाल कर वो सुराही से पानी निकालने लगी। बड़ी ने शोभा का हाथ पकड़कर कहा, आओ बहन, तुम भी थोड़ा पानी पी लो। प्रौढ़ा ने डरते डरते कहा, क्यों बेटी, परहेज तो नहीं है? नहीं, शोभा ने कहा। जिसने उसे बिना किसी पूर्व परिचय के स्नेहपूर्ण संवेदना से अपनाया, उससे परहेज कैसा? बड़ा गोश्त हम नहीं खाते बेटी, बकरे का है, वो फिर बोली। मेरा जी नहीं कर रहा है, शोभा ने कहा। खा लो बहन, भूख तो मरी, दुख में भी नहीं मरती, बड़ी बोली। उसने शोभा को एक पराठा थमा दिया तो वो ना नहीं कह सकी। प्रौढ़ा की स्नेह भरी आंखें उसे देख रही थीं। उसे लगा ये देवता का प्रसाद है, ग्रहण न करने पर उसका अपमान होगा। पराठा खाकर वो बैठी तो प्रौढ़ा ने अपनी सुनाई। वो बाराबंकी के गांव के प्रसिद्ध जमींदार की पत्नी थी। शिकार में हाथी से गिरकर जब उसके पति की मृत्यु हो गई तब वो आसन्न प्रसवा थी। दोनों लड़कों को उसने बड़े लाड प्यार से पाला। छोटा जर्मनी से डेयरी फार्मिंग का डिप्लोमा लेकर लौटा था। दोनों के लिए उसने दिया जलाकर बहुएं ढूंढी, चांद के टुकड़े। दोनों लड़के जब सेहरा बांध कर लौटे तो क्या पता था कि उन मनहूस सेहरों पर मौत मंडरा रही है। शादी के बाद दोनों भाई माँ और अपनी नई ब्याही दुल्हनों का जोड़ा लेकर नैनीताल घूमने गए और वहीं एक दिन नाव की सैर करने लगे। माँ ने बहुत कहा कि बेटा उतर चलो, मेरी दाईं आँख फड़क रही है, पर अंग्रेजी पढ़े बेटे हंसकर रह गए।
दोनों ने डांड उठा ली और नाव चलाने लगे। नाव वालों को उतार दिया। नाव ताल के बीच में थी कि तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। तूफान में डोलती डालती नाव उलट गई। जब आंखें खुलीं तो सब लुट चुका था। वे चले गए और जिन्हें जाना था वे पिछड़ गईं। वैभव का आज भी अंत नहीं है, पर उस मीलों तक फैली हवेली में प्रेतात्माओं सी वे तीनों अकेली रहती हैं। उनके बुर्कों के भीतर ही उनका संसार सीमित है। लखनऊ में किसी रिश्तेदारी के विवाह में सम्मिलित होने गई थी। रात बहुत बीत चुकी है, अब सो जाओ बेटी, वृद्धा ने कहा और खिड़की का सहारा लेकर वही पहले लेट गई। धीरे धीरे गाड़ी के झकोलों के बीच शोभा को भी नींद आ गई। सवेरे जब उसकी आंखें खुलीं तब तक वो मुस्लिम परिवार उतर चुका था। एक मोटी सी मैली औरत अपने बच्चे को लेकर इधर उधर घूम रही थी। दो क्रिश्चियन लड़कियां उससे सटकर बैठी थीं। एक लेस बुन रही थी, दूसरी पैकेट से निकाल निकाल कर तश्तरी में सैंडविच लगा रही थी। दोनों काली बदसूरत जुड़वां बहनें सी लग रही थीं। बीच बीच में शोभा की ओर देख कर पहाड़ी में बातें भी कर रही थीं। ये कोई कश्मीरिन लगती है, मवाली जा रही होगी, देखती नहीं सूरत और कंधे की हड्डियाँ। दूसरी बोली, खांस भी रही है, जरा खिसक कर बैठना। शोभा को मन ही मन हंसी आई। वो पहाड़ी है, यदि वो उनसे कह दे तो अच्छा मजाक रहेगा। उनमें से एक ने सैंडविच की प्लेट उसकी ओर बढ़ाई, लीजिए। शोभा को भूख लगाई थी पर वो बोली, धन्यवाद, मुझे बस में बहुत उल्टी होती है, इसी से मैं कभी कुछ नहीं खाती। नी खानी जंक है, नहीं खाती तो मेरी बला से। वो हंसकर अपनी बहन से बोली, ओछी छू होच्छी, ये तो बड़ी घमंडिन है री। शोभा का मुंह लाल हो गया पर वो चुप रही। सैंडविच खाकर दोनों अपना फटा उधड़ा सूटकेस खोलकर श्रृंगार करने लगी। पहले साबुन से घिस घिस कर मुँह धोया और अब एक सस्ते पाउडर का डिब्बा निकाल कर उसे मुँह पर पोतने लगी। ओरी, आज तो हेनरी स्टेशन पर जरूर आएगा, तू पीली साड़ी पहन ले, पहली ने दूसरी से कहा। तेरे सामने मुझे हेनरी क्यों देखेगा री, पीली पहनूं या लाल, तेरे सामने कहाँ टिक सकती हूँ मूली। लंबी सांस खींचकर पहली बोली और आईने में अपना पाउडर रंजित मुंह देखकर घोर असंतोष से उसने दूसरी ओर देखा। पहली अपने रूप की प्रशंसा सुनकर खिल गई। डोंट बी सिली लिजी, वो बोली। वेयर यू वेयर आई, कहाँ तुम कहाँ मैं का ऐसा सुंदर प्रयोग सुनकर शोभा अपनी हंसी नहीं रोक सकी। दोनों सखियां अब कपड़े बदल चुकी थीं। काठ गोदाम आते ही हेनरी की प्रतीक्षा में दरवाजे के बीच एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गईं। दुख में भी शोभा हेनरी को देखने का लोभ संवरण नहीं कर सकी। नीली पैंट पर सतरंगे रंग का स्वेटर पहने हेनरी सशरीर स्टेशन पर उपस्थित था। ओ डार्लिंग कहकर दोनों उससे ऐसे प्रेम से लिपट गईं कि बेचारा दुर्बल हेनरी प्रेम का यह आकस्मिक उच्छ्वास भार संभाल नहीं सका। लड़खड़ा कर उसने खंबा पकड़ लिया। बच के बादशाहूँ, एक काने सरदार ने निर्लज स्वर में ताना कसा। हेलो हेलो, खिसियाए स्वर में हेनरी बोला, वेयर इज़ योर लगेज। पर वो शोभा की ओर देख रहा था। खींच कर लिजी और मुली उसे खींचकर बस स्टैंड की ओर ले चली। काठ गोदाम को देखते ही शोभा को अचानक घर की निकटता का ज्ञान हुआ। वो जो पागल सी बिना सामान लिए ही चली आई है, अम्मा क्या कहेगी, मिट्ठू पूछेगा दीदी मेरे लिए क्या लाई। उसने स्टेशन से कुछ फल और खिलौने टोकरी में भर लिए। बस चली और पहाड़ की हवा के पहले झोंके ने उसकी अलकों का स्पर्श किया। गागर मुक्तेश्वर की परिचित पहाड़ियाँ, पहाड़ की चोटी पर गुलदस्ते सा सजा नैनीताल देखकर उसे लगा मानो बहुत दिनों से बिछड़े बंधु ने उसे गले लगा लिया हो। 2 वर्ष बाद वो गांव लौट रही थी। इन 2 वर्षों ने उसके जीवन को कितनी भिन्न भिन्न तुलिकाओं से रंग दिया था। सुख की उत्तुंग चोटी से गिराकर नियति उसे फिर उसी के द्वार पर लाकर छोड़ गई थी और कह रही थी, बेवकूफ़ लड़की, बहुत सपने देख लिए, अब आंखें खोल, यहीं तू पली है, यही तेरे खेत खलियान है। कई घंटों की बस यात्रा के पश्चात वो अपने ग्राम पहुंची तो अंधेरा हो चला था। बस स्टेशन पर कोई नहीं था, आता भी कौन। उसने तो लिखा था कि वो सोमवार को पहुंचेगी। वो घर की ओर बढ़ी तो उसे प्रधान का लड़का मिला। अरे खिलुआ, तू तो बहुत बड़ा हो गया रे, मिट्ठू से कह तो आ, दौड़ के दीदी आ गई है। खिलुआ मिट्ठू की मैत्री संतोषजनक नहीं थी। वो निरुत्साह के स्वर में बोला, मैं नहीं जाऊंगा, और तेजी से भागकर अपने घर में घुस गया। आगे बढ़ी तो रमिया दुकानदार मिला। लली जी आ गई, वो बोला। क्यों रमिया चाचा, अम्मा भैया सब ठीक है ना? 1 महीने से अम्मा की कोई चिट्ठी नहीं मिली। रमिया ने कुछ उत्तर नहीं दिया, सिर झुकाकर निरुत्तर खड़ा रह गया। कुछ देर को शोभा का हृदय घड़ी के पेंडुलम की भांति डोल उठा। क्यों बोलते क्यों नहीं चाचा? वो सरल ग्रामीण पढ़ा लिखा नहीं था।
आंसू की धाराएं उसके झुर्री पड़े गालों पर बह चलीं। देर में आई बिटिया, बड़ी देर कर दी, वो बोला। शोभा पागल की भांति घर की ओर दौड़ी। कैसे देर कर दी? अम्मा को कुछ हो तो नहीं गया? घर का दरवाज़ा खुला देख उसके डूबते प्राण लौट आए। खूंटी तोड़कर भागे बछड़े की भांति वो आंगन में बैठी माँ से चिपट गई। रमिया चाचा की उखड़ी बातों ने उसे कितना डरा दिया। अम्मा ठीक है, अम्मा, माँ माँ, वो जोर से कह उठी। उसके आने का समाचार बिजली की भांति संपूर्ण ग्राम में फैल गया था। गोद में बच्चे लटकाए, बहुएं, बड़ी बूढ़ियाँ, सबसे आंगन भर गया। माँ की गोद में सिर उठाकर शोभा बोली, अम्मा चुप क्यों हो, कुछ तो कहो। माँ की आंखों से आंखें मिलते उसके शरीर का रक्त जम गया। माँ हंसी, कैसी भयावनी हंसी थी। तीनों का ब्याह एक लगन में करूँगी, अम्मा बोली। रुपयों का मुझे क्या लेना देना, तीनों चांद सी बहुएं यहीं पर डोलेंगी। एक चूल्हा जलाएगी, एक तांबे के कलशे में पानी भरेगी, एक धान कूटेगी। मैं रानी की तरह ऐसे बैठी रहूँगी। कहकर वो पैर पर पैर रखकर अट्टहास कर उठी। हंसते हंसते उसकी आंखें बाहर निकल आईं। उलझे बालों की जटाएं उन्मत्त चेहरे पर फैल गईं। ही। तीन तीन बहुएं, राजा सा दामाद। किसी समय देवांगनाओं के सौंदर्य को मंद करने वाला रूप विकराल हो उठा। लाल लाल आंखों से घूरकर उसने शोभा को देखा। कौन है तू, जा भाग जा। दूसरे क्षण माथे पर आंचल खींचकर नवोढ़ा जैसी लज्जा भरी चितवन से रमिया चाचा की ओर देख कर वो बोली, क्या कहा देवर, मिट्ठू के बाबू आए हैं, जाओ बुला लो। कहो बहुओं का मुंह देख जाएं। प्रधान की बूढ़ी माँ ने शोभा को खींचकर छाती से लगा लिया। बोली, अभागन तीनों भाइयों के राग भी तो नहीं पाएगी अब। अम्मा री, कहकर शोभा चीख कर भू पर लौट गई। मेरा मिट्ठू, राजा भैया, दादी झूठ मत बोलो, ऐसा नहीं हो सकता। सारे गांव की पलकें भीगी थीं। नंदा देवी में बलिदान हुई बकरी सी शोभा जब आंगन में तड़फड़ा रही थी, उसकी माँ जोर जोर से बैठे गले से घोड़ी गा रही थी। धीरे चलो थोड़ी रंग भरी, शहजादे की घोड़ियाँ, प्यारे की घोड़ियाँ, धीरे चलो थोड़ी रंग भरी। अचेत प्राय शोभा को उठाकर औरतों ने बाहर लिटा दिया। उसके सिरहाने बैठकर प्रधान की माँ ने बताया कैसे एक ही रात में गांव की बारात से लौटने पर तीनों भाई हैजे की चपेट में आ गए। उसी दिन से तेरी माँ का ये हाल है। खेतों के धान खेतों में ही सूख गए, तुझे तार नहीं दिया। रमिया ने कहा वो इम्तहान दे रही होगी। बड़ी देर तक प्रधान दादी उसके पास बैठी रही। जब वो चली गई तो उसने द्वार बंद कर लिया। थोड़ी देर वो एकांत चाहती थी, किसी की संवेदना नहीं। पागल की भांति वो कमरों में ढूंढने लगी तीनों भाइयों के स्मृति चिन्ह, जिन्हें छाती से लगाकर वो जी भर रोले। तीनों पाटियाँ, तेल से काली टोपियाँ, कटी पतंग का मांझा, कांच की गोलियाँ उसे मिल गईं। मांझे से बंधी एक कागज़ की पुड़िया पर अपना नाम देखकर चौंकी। पुड़िया खोली, प्रिय दीदी। आंसू का बादल पुड़िया पर बरस पड़ा। तुम कब आओगी, जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है। मिट्ठू का गुलाबी गोरा मैला मुंह शोभा की आंखों के सामने आ गया। वो पागल हो जाएगी। अम्मा की भांति वो गोद में सब खजाना रखकर न जाने कब तक बिलखती रही। बड़ी देर तक रोने के पश्चात उसके जी का भार हल्का हुआ। उठकर बाहर आई तो कोई द्वार खटखटा रहा था। अम्मा बन्ना गा रही थी। शोभा ने द्वार खोला तो हाथ में 2 बड़े बड़े गिलास लेकर प्रधान दादी खड़ी थीं। ले बेटी, मैं दूध लाई हूँ। नहीं दादी, कहकर शोभा ने आंखों पर आंचल रख लिया। पगली कहीं की, ऐसे दुनिया चलती है क्या? पापी पेट को कुछ तो देना होगा ना, आ चल। पुचकार कर वो उसे भीतर ले गई। एक गिलास उसने शोभा की माँ के हाथों में थमा दिया। लपक कर उसने प्रधान दादी के हाथों से गिलास छीन कर मुँह से लगा लिया और एक सांस में गटक गई और फिर बन्ना गाने लगी। अम्मा अंदर चलो। शोभा उसके पास बैठ गई। बड़ी ठंड है अम्मा, उसका कंठ भर आया। प्रश्न सूचक स्वर में माँ बोली। ठंड? ठंड तो उन तीनों को कपिलेश्वर में भी लग रही होगी। कपिलेश्वर ग्राम का शमशान था। शोभा ने काँप कर माँ की गोद में मुँह छिपा लिया। बड़ी कठिनता से प्रधान दादी ने उसे दूध पिलाया। माँ, बेटी और प्रधान दादी ने ठंडी रात बैठे ही बैठे बिता दी। 3 दिन शोभा मुर्दा सी पड़ी रही। गांव की सहृदय औरतें उसे बारी बारी से चाय दूध आदि पिला जाती थीं। प्रधान दादी खाना खिला जाती। 3 दिन तक उसके शरीर पर भी मानसिक दौर्बल्य छा गया था। चौथे दिन उसने अपने को बहुत कुछ संयत कर लिया। कमरे झाड़ बुहार कर उसने पड़ोस से गोबर लाकर लीप दिए। माँ की फटी साड़ियाँ धोकर सूखने डाल दी। अपने बालों को रीठे से धोकर सुखाने बाहर धूप में बैठी तो डाकिया 3 पत्र दे गया। एक अविनाश का था, दूसरा मंजरी का, तीसरा गोदावरी का। कांपते हाथों से शोभा ने अविनाश का पत्र खोला। शोभा,
तुम इतनी बड़ी कायर निकली। हम तुम्हें चेष्टा कर पानी के गहरे भंवर से खींचकर बचा रहे थे, किनारे आकर तुमने स्वयं डुबकी लगा ली, साथ ही सतीश को भी ले डूबी हो। ये भी कभी सोचा है? अब ये जीवन भर नहीं उबर सकता। सतीश को मैं जानता हूँ, जिसको बाल्यकाल से ही माँ के कठोर शासन ने आत्मविश्वास का पाठ भुला दिया है, वो अब कभी माँ के विरुद्ध नहीं जाएगा। तुम यहाँ होती तो वो तुम पर निर्भर होकर जीवन की इस परीक्षा में विजयी निकल जाता। पर धिक्कार है तुम्हें शोभा, थोड़े से अपमान और मिथ्या कृतज्ञता ने तुम्हें कायर बना दिया। मंजरी के पत्र की एक एक पंक्ति आंसुओं की लड़ी थी। सतीश उसके जाने के पश्चात अपने कमरे से ही नहीं निकला। गोदावरी के बहुत रोने पीटने पर वो दूसरे दिन बाहर आया। गोदावरी द्वार पर ही कुर्सी लगाकर सिसक रही थी। वृद्ध जनार्दन दुख और चिंता से अर्धविक्षिप्त से मुंह खड़े थे। एक दो दिन में ही सतीश के मुंह पर जैसे किसी ने स्याही फेर दी थी। पहले सतीश की तो चिता जल चुकी थी और उसी चिता की राख से बना एक और सतीश खड़ा था। अम्मा, उसने गंभीर स्वर में पूछा, तुम्ही ने उसे भेज दिया ना? सिसकती गोदावरी ने चोट खाई सरपणी सा मस्तक उठाया। वही आंखें फिर चमक उठीं। वो 12 वर्ष पहले की गोदावरी थी, जिसने एक बार स्कूल से भाग आने पर सतीश को भूखा प्यासा 2 दिन तक एक ऐसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था जहाँ घर के नौकर भी भूत के भय से नहीं जाते थे, जहाँ वर्षों पूर्व घर की महरी को सांप ने काट लिया था। अब वहाँ बकस रखे जाते थे। कमरा स्वच्छ था, किंतु महरी की आत्मा का भय बड़े सयाने लोगों को भी कपाता था। शासन में गोदावरी किसी सत्तापूर्ण, कठोर, हृदयहीना साम्राज्ञी से कम नहीं थी। सतीश, उसने कहा, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती। क्या अब बूढ़े बाप की लाश पर चलना चाहता है? मैं अपने सौभाग्य चिन्ह मंगलसूत्र की शपथ खाकर कहती हूँ कि यदि तू आज से विवाह ना होने तक शोभा की बात भी जबान पर लाया तो मैं विष खा लूँगी। कमरे में मौत का सा सन्नाटा छा गया। गोदावरी की वाणी में दृढ़ता थी। सतीश उसी दिन बेलौर चला गया। विवाह की तिथि 17 तारीख को निश्चित हो चुकी थी। 15 दिन और हैं। इन दिनों में मंजरी यंत्र चालित की भांति बाजार से औरंगाबादी, चंदेरी और बनारसी साड़ियों के ढेर लगा रही है। कुंदन जड़े कंकड़, पुखराज के हार, नीलम की अंगूठियां आदि बनवा रही है। आंखें बंद करते उसकी आंखों के सामने 2 कंकड़ विहीन दुबली कलाइयाँ आ जाती हैं। कैसे कर पाऊंगी मैं ये सब शोभा? उसने अंत में लिखा था, तुम्हारे जाने के पश्चात अविनाश जी ने भी रूठ कर आना छोड़ दिया है। उनका कहना है कि मैं चाहती तो तुम्हें ना जाने देती, किंतु सच कहना मार्बल, क्या तुमने स्वयं ही शहीद बनना नहीं चाहा? रविंद्रनाथ की वो पंक्ति जो तुम मेरे ऑटोग्राफ में लिख गई हो, तुम्हारे लिए की गई भविष्यवाणी सिद्ध हुई। जीव नेर सुख खूंजी बारे गिया, जीव नेर सुख नाशा। अर्थात जीवन सुख के संधान में तुम जीवन के सुख को ही समूल विनष्ट कर गई हो। किंतु तुम्हें दोष क्या दूं? भैया यदि चाहते तो क्या तुम्हें खोज कर नहीं ला सकते थे? अब अपनी ही जलाई आग में स्वयं झुलस रहे हैं वे। जब करवट लेते ही तुम्हारी खाली पलंग देखती हूँ तो कलेजे पर 100-100 सांप लौट जाते हैं। तुम्हारी साड़ियाँ खूंटी पर वैसे ही टंगी हैं। तुम्हारी पुस्तकों पर, तुम्हारे हाथ की खींची लाल पंक्तियों पर अभी तुम्हारा स्पर्श ताज़ा है। घर की हर दीवार के चूने के साथ तुम घुल मिल गई हो। तुम्हें कैसे भूलें? तुम्हारे इस दुख के यज्ञ में तुम्हारा गौरव कितना ही अक्षय अमर क्यों ना हो उठे। तुम्हारी आत्म विडम्बना तुम्हें जीवन भर त्रास देगी। शोभा, पत्र का उत्तर दोगी? शोभा ने आंसू पोंछकर तीसरा पत्र खोला। केवल एक पंक्ति थी, शोभा तुम जहाँ भी रहो, ईश्वर तुम्हारे दुखी हृदय को शांति दे। गोदावरी। शोभा ने तीनों पत्र पास ही रखी रामायण के पृष्ठों में दबाकर रख दिए। रामायण की पवित्रता में उन पत्रों को शांति मिलेगी। मंजरी के पत्र से उसके दूसरा जीवन की म्लान गोधूली कुछ क्षणों के लिए आलोकित होकर फिर म्लान हो गई। खिलुआ को बुलाकर उसने कहा, खिलुआ, मेरे लिए एक लिफाफा ला देगा भैया? खिलुआ ने सिर हिलाकर सम्मति दी। उसके हाथ में पैसे थमाकर वो कमरे में चली गई। जब पहले कभी लिफाफे की आवश्यकता पड़ती थी तो तीनों भाइयों में डाकखाने की यात्रा के लिए युद्ध होने लगता। फी लिफाफा 1 पैसे का कमीशन मिलता था और रमिया चाचा की दुकान में 1 पैसे की एक मिश्री की डली मिलती थी। आज 1 पैसे के लिए लड़ते तीनों भाइयों के दूध से उजले धुले चेहरे उसकी स्मृति द्वार को झकझोर गए। अब उसकी आंखों के आंसू सूख गए थे। हृदय की पीड़ा वहीं उठकर शांत हो जाती। पद पद पर स्मृतियों से घायल होता उसका हृदय अवश हो उठा था। इधर माँ की खांसी बढ़ रही थी। दिन रात उच्च स्वर में गाने से उसका गला बैठ गया था। आंखें सूजकर भयंकर हो गई थीं। सतीश के पर्स से लिए रुपयों में से केवल 10 बचे थे। कब तक वो ग्राम की भिक्षा ग्रहण करती रहेगी?
भंडार की हांडियों में धूल भरी थी। चूल्हे के ऊपर मकड़ी का परिवार बसा था। उसने झाड़ झूड़ कर चूल्हा लीप लिया, हांडियों को धोकर धूप में रख दिया, फिर ग्राम की एकमात्र दुकान से चाय, चीनी, आटा, दाल ले आई। रात को नित्य की भांति प्रधान की माँ मड़वे की गरम गरम रोटी पर पालक का साग धरकर लाई तो शोभा बोली, दादी कब तक मुझे लज्जित करोगी? अब मैं सब सामान ले आई हूँ। प्रधान दादी ने शोभा के पिता की छठी की पूड़ियाँ खाई थीं और उसकी माँ के विवाह के पिछौड़े में लाल रंगवाली की थी। वो कुछ रिश्ता ना होने पर भी उसकी सगी दादी का सा स्नेह करती थी। पास ही रखी लकड़ी पर उसने रोटियां रख दी और पटले पर बैठ गई। पगली, दुख सुख में ही काम नहीं लगूंगी तो कब लगूंगी री? शहर में रहकर बड़ी बड़ी बातें करना सीखाई है। सुना है 16वें दर्जे का इम्तहान देकर आई है री तू? हंसकर शोभा बोली, दादी अब मैं नौकरी ढूंढने की सोच रही हूँ, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। प्रधान दादी ने आश्चर्य से आंखें फाड़कर पूछा, नौकरी? छी छी, ऐसी चांद का सा टुकड़ा जवान लड़की कहीं नौकरी करती है री? मैंने हरकू से कह दिया है वो तेरे लिए लड़का ढूंढेगा। सोमेश्वर, काली कुमाऊँ, बागेश्वर जहाँ भी हो, ऐसी लड़की के लिए तो कम से कम पटवारी तब भी चाहिए। हाँ, साफ कह दिया है मैंने, मास्टर या दुकानदार से काम नहीं चलेगा। सरल हृदया दादी की दृष्टि में पटवारी ही उसके योग्य वर हो सकता था। रोटी खा ले और चुपचाप सो जा, नौकरी चाकरी भला लड़कियां करती हैं, कहकर अपना लहंगा एक हाथ से संभालती दादी चली गई। मड़वे की रोटी का कौर पालक के साग के साथ तोड़कर उसने माँ को खिला दिया। बची रोटी खाकर पानी पीकर बाहर आई। छिलके एक प्रकार की पहाड़ी लकड़ी जिसे मोमबत्ती की भांति जलाकर प्रकाश के लिए उपयोग में लाते हैं के क्षीण प्रकाश में अम्मा दालान में बैठी लड़की के ब्याह का करुण गीत गा रही थी। पूरब ढूंढो बेटी, पश्चिम ढूंढो, न पायो लाड़ी सुकंत। ए मेरी पुत्री, तेरे लिए पूरब पश्चिम वर ढूंढ ढूंढ कर हार गई हूँ, पर ए मेरी लड़ैती, तेरे लिए कंत नहीं मिला। बड़ी देर तक वो करुण स्वर में गुनगुनाती क्लांत होकर सो गई। शोभा छिलुका को लेकर उसके पास गई। उसका मुंह थोड़ा सा खुल गया था और नीचे का होंठ रूठे बालक की भांति लटक रहा था। ठंड में ठिठुरती माँ को दालान में छोड़कर रजाई ओढ़कर सोने को उसका मन नहीं हुआ। वो भीतर जाकर कागज कलम ले आई और माँ के पास ही बैठकर मंजरी को पत्र लिखने लगी। पर कैसे लिखे वो अपने दुर्भाग्य की कहानी? बड़ी देर तक वो हाथ में कलम लिए बैठी रही। घर की दीवार पर उल्लू बोल रहा था। खींचकर शोभा ने कागज फाड़ कर फेंक दिया। गोद का लिफाफा फर फर करता आंगन में गोल गोल उड़ती पक्षियों के साथ उड़ने लगा। रात के सन्नाटे में साएं साएं हवा के झोंकों से खिड़की पटापट बंद हो रही थी। दिया बुझ गया था, पर बीच बीच में चमकती बिजली के प्रकाश में उसे माँ का मुंह दिख रहा था। हड्डियाँ उभर आई थीं, गालों पर झुर्रियाँ पड़ गई थीं, बालों की जटा सी बनकर ऊपर उठाई थीं। एक दिन उसने तेल डालने की चेष्टा की तो बंदर की फुर्ती से उछलकर दाड़िम के पेड़ पर चढ़ गई थी। बड़े कष्ट से शोभा ने उसे खिलुआ की सहायता से नीचे उतारकर उसके अर्धनग्न शरीर पर साड़ी लपेट दी थी। बड़े प्यार से माँ ने उसे देखा और उसके बाल संभालने लगी। उसे गले से लगा लिया। उन्मत्त आंखों से उन्माद चला गया। वहीं पर खड़ा 10 वर्ष का बालक खिलुआ और अंतरिक्ष से झांकते भगवान सूर्य देव ही माता पुत्री के इस अद्भुत मिलन को देख रहे थे। खिलुआ ने फटी कमीज की बाह से आंखें पोंछ लीं और अंशुमाली भी बादलों में छिप गए, लेकिन दूसरे क्षण ही शोभा को ढकेल कर वो फिर बन्ना गाने लगी। शोभा नित्य ही नैनीताल जाकर नौकरी ढूंढने का संकल्प करती, पर माँ की ओर दृष्टि करते ही उसके सब संकल्प चूर्ण हो जाते। एक दिन उसने अपना जी कड़ा किया। नैनीताल में उसके एक दूर के रिश्ते के मामा रहते थे। जब शोभा के पिता जीवित थे, वे प्रायः जाड़ों में लखनऊ आकर उनके साथ रहते थे। ब्राह्मण वृत्ति से ही वे अपना जीवन चला रहे थे, किंतु बड़े बड़े घरों में उनके यजमान थे। उनकी सरल स्नेहालु आकृति का स्मरण करते ही शोभा को लगा वे अवश्य उसे कहीं न कहीं एक मूठ अन्न जुटवा देंगे। माँ सो रही थी। बहुत दिनों के पश्चात धूप निकली थी। ग्राम की छतों पर कपड़े सूख रहे थे। गाय भैंसों की गले की घंटियों का स्वर बार बार सुनाई दे रहा था। बहुत दिनों से गौशाला में बंधी गाय भैंसें बाहर धूप में निकलकर आनंद से सीगे हिला हिलाकर गले में बंधी घंटियाँ और मोती मालाएं हिला रही थीं। गांव में बहुत दिनों बाद मौला बख्श चूड़ी वाला आया था। लड़कियां, बहुएं, बूढ़ियां उसे घेर कर बैठी थीं। मौला आ गया कहकर लड़कियों की भीड़ जुटने लगी। दूर हटो चेलियों अर्थात बेटियों, चादर तो बिछा लूं, बुढ़े ने मुलायम मीठे मिश्री घुले स्वर में कहा। लड़कियों का घेरा दूर हट गया। बड़े अंदाज से अपनी मैली चादर झटक कर मौला ने उसे बिछाना आरंभ किया। कोने खींच खींच कर उसके शिकने दूर की।
बाहें ऊपर चढ़ाकर लड़कियों से परिचय नवीन किया। अरे मोतिया, तू तो 2 ही महीने में इतनी लंबी हो गई। सरुली, ब्याह हो गया है लगता है। बड़ा चरियो पहना है री। वह है, बस चेलियों, आज ऐसी चूड़ी लाया हूँ कि आहा हा हा। फिरोजाबाद से सीधा अभी चला आ रहा हूँ। पीतल के वो कड़े हैं, प्रधान दादी बिटिया को एक जोड़ा दिला दो, जो काले पड़े तो खुदा कसम मुँह से मुड़वा दूँ। और दाढ़ी? प्रधान दादी की 16 वर्ष की सुंदरी चुलबुली बहू बोली। साथ ही भीड़ में हंसी की फुलझड़ी छूट गई। हथ हरामी, कल तक इसी कुर्ते से तेरी नाक पोंछी थी, आज मुंह लगती है। कहती है दाढ़ी मुड़वा दो। मौला को अपनी दाढ़ी से विशेष प्रेम था, उस पर वो कैसा भी व्यंग सह नहीं सकता था। प्रधान दादी ने बालिका पुत्र वधू को आंखें दिखाईं। मुस्ली दाज्यू अर्थात मुसलमान भाई, बच्चा है, नादान है, माफ़ कर दो, बड़ी मुंहजोर हो गई है। कहकर मौला ने मेहंदी से रंगी दाढ़ी पर हाथ फेरा, फिर चादर के कोने खींचे। वो इच्छा करके चूड़ियों की पोटली खोलने में विलंब कर रहा था। हाथ में लटकाई लाल साधारण डिज़ाइन की चूड़ियों की माला उसने नीचे रख दी। लड़कियों की भीड़ अधीर हुई जा रही थी। प्रधान दादी कलई के चमचमाते लोटे में चाय ले आईं। आहा लक्ष्मी, मौला ने प्रसन्न स्वर में कहा, इसी चाय के लोभ से तो आता हूँ इस गांव में। चाय तो कुछ भी कहो, अमृत बनाती हो। ये कल की छोकरियाँ क्या जाने चाय बनाना। अब इस कल की छोकरी अपनी बहू को भी देखो, कैसा टके सा जवाब दे गई मुझे। बूढ़े ने वेग से कांच का गिलास निकाला। प्रधान दादी ने उसमें चाय उड़ेल दी। पोटली खोलने में और विलंब हुआ। द्वार खोलकर शोभा भी बाहर आ गई। उसे देखते ही मौला चाय छोड़कर उठ गया। अरे शोभा बिटिया, कब आई तू? अच्छी तो है ना? स्नेह से उसने शोभा के माथे पर हाथ फेरा। कितनी बड़ी हो गई है बेटी, पर है बिल्कुल वैसी ही। क्यों लक्ष्मी, बेटी मेरी किसी बड़े हाकिम की बीवी बनेगी। बैठ बेटी। कहकर उसने चूड़ी रखने के लिए यत्न से बिछाई गई चादर खिसका दी। 7 साल की थी लक्ष्मी जब इसकी माँ को चूड़ी पहनाने आया था। आहा, क्या मक्खन मुलायम हाथ था दुर्गा का, एक भी चूड़ी पहनने में टूट जाए। अब इन छोकरियों के हाथ देखो, ऐसे कड़े जैसे चक्की के पाट हों। लड़कियां मुंह फेर कर हंसने लगीं। शोभा बिटिया अड़ गई है कि मैं अम्मा जैसी सतरंगी चूड़ियाँ पहनूंगी। उस सैज की छोटी चूड़ी नहीं, अब ये बिलक बिलक कर रोए जाए। मेरे पीछे भागती भागती कोसी तक पहुंच गई। मुझे इसकी चींची से जो गुस्सा आया तो मैंने एक थप्पड़ कस दिया। जरा देर तक मेरी ओर टुकुर टुकुर देखती रही, फिर डर के मारे भाग गई। शोभा सिर झुकाकर हंसने लगी। मौला बकस, पेटी खोलो ना, एक लड़की अधीर स्वर में बोली। धीरे धीरे मौला ने पहली गांठ खोली। वो चतुर बाजीगर की भांति अपनी जादू की डोर से भीड़ को बांध रहा था। एले, कहकर उसने पिटारा खोला। नीली पीली हरी लाल जगबगाती चूड़ियाँ निकल आईं। एक ऐसे थी, कितने पैसे की है ये? मैं तो इधर उधर नीली बीच में पीली लूँगी। अम्मा ये लहरदार ले दो मुझे। पुत्रियाँ माताओं का आंचल खींच रही थीं, बाकी पुत्र वधुएं भयभीत दृष्टि से सास की ओर देख रही थीं। घंटों बीत गए पर मौला की चूड़ियों की पिटारी बंद नहीं हुई। चूड़ियों के साथ टिकुली, आईने, रंग, रंगीन साबुन धड़ाधड़ बिक रहे थे। बहुत दिनों बाद शोभा को बीते दिनों का स्पर्श मिला था। वो भी ऐसे ही माँ का आंचल पकड़कर मचलती थी। फिर कई वर्षों बाद वो पिता की मृत्यु होने पर गांव लौटी। बुढ़ा मौला बकस उसकी माँ की रिक्त कलाई को देखकर रो पड़ा था। बिना पैसों के वो मिट्ठू को कई कांच की गोलियां दे गया था। शोभा की गीली आंखें बुढ़े ने देख लीं। भीड़ छट गई। फैली चूड़ियों को संजो कर उसने पेटी में रख लिया। अपनी सफ़ेद पलकों को उठाकर उसने शोभा को देखा। बेटी, वो बोला, जी छोटा मत कर। आसमान की ओर हाथ उठाकर बोला, उस परवरदिगार की मर्जी थी। मिट्ठू तो फरिश्ता था। वे तीनों ही फरिश्ते थे मेरी बेटी, इसी से उसने बुला लिया। चल तेरी अम्मा से मिलाऊं। पोटली उठाकर वो शोभा के साथ भीतर गया। दौड़कर अम्मा द्वार पर आ गईं। मौला आ गए? देखो तो सब चूड़ियाँ टूट गईं। 6 नीली और एक कड़े पहना दो। कल तीनों की बारात जाएगी और मेरे सुहाग के लिए ये अपशकुन हुआ। मौला की आंखें भर आईं। कितने वर्ष पहले इसी दाड़िम के पेड़ के नीचे उसने अपनी एक पोटली खोली थी। मुंह का घूंघट हटाती एक सुंदरी चंचल नवविवाहिता बालिका उसके सामने कलाई बढ़ाकर बैठ गई थी और अवगुंठित मुंह उठाकर बोली, मैं तो नीली चूड़ियाँ पहनूंगी। आज उसी को देख रहा था, उन्मादिनी के रूप में। या अल्लाह रहम कर, कह उसने अपनी पोटली संभाली और उठ खड़ा हुआ। खुदा हाफिज, बेटी कभी नैनीताल आओ तो मिलना। गुप्ता ब्रदर्स के सामने मेरी चूड़ी की दुकान है। चाय तो पी जाओ काका, शोभा बोली। बैठो, कह उसने तिब्बती आसन झटक कर बिछा खटिया खींच दी। पोटली रखकर मौला बैठ गया। शोभा एक तश्तरी में 2 पीठे के लड्डू धर कर ले आई। चूल्हे में आग जलाकर उसने चाय रख दी। मौला एकटक छज्जे पर बैठी दुर्गा को देख रहा था।
उसकी लाल लाल आंखें अंगारे सी दहक रही थीं और वो भूखी बाघिन की भांति बार बार अपनी सूनी कलाइयों को देख रही थी। एक उन्मादिनी के साथ अकेली शोभा को देख उसे बड़ा कष्ट हुआ। पहले भी वो ऐसे ही चूड़ियाँ बेचने के बाद इसी खटिया पर बैठता था। दुर्गा स्वयं चाय बना कर ले आती, कभी नई ब्याई गाय का दूध लोटा भर रख जाती। छोटा मिट्टू उसकी गोद में बैठ जाता। मौला काका, हमें भी नैनीताल ले चलो। आज यही घर शमशान सा लग रहा था। शोभा साड़ी के आंचल से गर्म चाय का गिलास पकड़ कर ले आई। काका चाय पी लो। अरे लड्डू तो धरे ही रह गए, खाकर तो देखो काका, कल शमी चाची दे गई थी। बेटी, मौला ने भारी गले से कहा। क्या काका, ऐसे कब तक गुजर होगी? इससे तो तुम दुर्गा को लेकर नैनीताल आ जाओ। मेरी दुकान में 3 कमरे हैं। मैं, तेरी चाची, सुलेमान और बहू। एक कमरा और चौका मैं तुम्हारे लिए खाली करवा दूंगा। वहाँ दुर्गा को डॉक्टरनी को भी दिखा सकती हो। फिर खुदा की दुआ से 2 पैसे कमा लेता हूँ। सुलेमान भी नेक बेटा है, जो कुछ कमाता है मेरे हाथ में धर जाता है। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। काका, शोभा का कंठ कृतज्ञता से रुद्ध हो गया। माँ को इस हालत में लेकर कहाँ जाऊँ, देख रहे हो ना। दुर्गा कूद कर मौला के पास बैठ गई। कूदने से बाल सारे मुंह पर फैल गए। लालटेन, वो चीखी। कौन ले गया मेरी लालटेन? ए हरामी, ए कबाड़ी, ए यू डैम फूल, साहब का बच्चा, गोरी पलटन का लाल सिपाही, ब्लडी, हम बोलता है लालटेन लाओ। कहकर वो तनकर खड़ी हो गई। उत्तेजना से मुंह लाल हो उठा। होंठ फुलाकर बड़बड़ाती हुई फिर छज्जे पर ही चढ़ गई और फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा हृदय विदारक विलाप कि सुनने वाले के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएं। करुण मर्मभेदी मिलाप कर वो सिर धुनने लगी। मौला अब बैठ नहीं सका। पोटली उठाकर खड़ा हो गया। मेरी बेटी, उसे शोभा के हाथों पर अपना जर्जर कांपता हाथ रखा। खुदा तुझे रहम का साया दे। कभी ज़रूरत पड़े तो याद रखना, मौला भी जिंदा है। शोभा ने माँ को देखा। वो छज्जे पर ही बैठी थी। अम्मा उतर आओ, चाय पी लो। विलाप का स्वर धीमा पड़ गया था। धीरे से माँ का हाथ पकड़ शोभा ने उसे उतार कर घाट पर लिटा दिया। वो निरीह बालक की भांति लेट गई। शोभा ने माथे पर हाथ रखा तो तवे सा तप रहा था। घबरा कर वो भीतर से कंबल ले आई। उसे उड़ाकर वो दौड़कर प्रधान दादी को बुला लाई। दादी ने आकर सोई दुर्गा के नाक के पास 2 उंगलियां रखीं और सिर हिलाकर बताया कि ज्वर बहुत तीव्र है। निरंतर ओस में पड़ी रहने से दुर्गा को ठंड लग गई थी। शोभा कई बार उसे भीतर सुलाने की चेष्टा करके हार गई थी। वो भीतर जाते ही बिलबिला कर बाहर भाग आती थी। शोभा अपनी खाट खींचकर बाहर ले आई। दादी तुम बैठो, मैं वैद्यराज जी को बुला लाती हूँ। हरदत्त ग्राम के एकमात्र वैद्य थे। उनकी वैद्यक की योग्यता या आयुर्वेद ज्ञान कितना था, ये गांव वाले नहीं जानते थे। एक दिन वे अपनी पत्नी सहित गांव में कहीं से आ गए। उन दिनों गांव में शीतला का घोर प्रकोप था। उनकी औषधि ने कितनों को ही जीवन दान दिया। उसी दिन से गांव में उनकी प्रसिद्धि हो गई। उन्हीं वैद्यराज ने आकर नाड़ी देखी। बोले, जैसे भी हो रोगिणी को हवा से बचाना होगा। इस खुली हवा में किसी भी औषधि का प्रभाव नहीं होगा। महाराज, ये तो भीतर रहना ही नहीं चाहती, दादी बोली। रहे भी कैसे अभागिन, भीतर के रतन तो चले गए सब। खाट में बांध कर ही रखना होगा, अन्य कोई उपाय नहीं है, वैद्यराज बोले। चीखती चिल्लाती दुर्गा को रस्सी से खाट पर जकड़कर भीतर ले गए। उन्माद चरम सीमा को पहुंच चुका था। वो उठ उठकर रस्सी को काटने की चेष्टा कर रही थी। ज्वर का तीव्र प्रकोप था। 3 दिन तक वो निरंतर चीख चीख कर बंधन मुक्त होने के लिए प्रार्थना करती रही। चौथे दिन ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। शोभा चाय का गिलास लेकर माँ को पिलाने आई तो निश्चेष्ट पड़ी थी। रस्सी के बंधन अब उसे नहीं बांध सके। माँ माँ कहकर वो लाश पर गिर पड़ी। उसकी चीख पुकार सुनकर नहाना छोड़ प्रधान दादी भागी आईं। दीनानाथ कहकर बुढ़िया ने आकाश की ओर हाथ जोड़कर माथे से लगा लिए। मनी मन वो मानो ईश्वर को उस अभागिन की मुक्ति के लिए धन्यवाद दे रही थी। माँ की लाश से उठाकर प्रधान दादी उसे अपने घर ले आई। अपना 2 महीने का पोता उसकी गोद में डाल दिया और बहू का हाथ पकड़कर सांकल लगा दुर्गा की आरती का प्रबंध करने चली गई। कुनकुनाकर अपनी छोटी बंद मुट्ठी ऊपर को उठा नन्हे बालक ने जम्हाई ली। ऐसा ही मिट्ठू था। गाल से लगाने पर गुदगुदी रुई का टुकड़ा। कैसी प्यारी प्यारी दूध की खुशबू है। प्यार से शोभा ने उसे उठाकर गाल से लगाया। उसे लगा नन्हे बालक की दूध भीनी सुगंध संसार की सबसे सुंदर सुगंध है। रस्सी से जकड़ी माँ का निश्चेष्ट शरीर, 3 रातों से अमानुषिक ज्वर में चीखती माँ, सत्यनारायण की कथा के दिन रेशमी लहंगे दुपट्टे में सुंदरी माँ, मिट्ठू की वर्षगांठ के दिन घर की सबसे बड़ी कढ़ाई में पुए पकाती माँ, अंतिम दिन उसे बस स्टैंड पर छोड़ने आई माँ।
अभी मानो उसे स्नेहपूर्ण ममतामयी दृष्टि से दूर किसी अंतरिक्ष से निहार रही है। माँ माँ, वो व्याकुल हो उठी। वो भागकर अर्थी रोक लेती, पर उसकी गोद में पड़ा शिशु उसकी छाती में अपना मुंह लगा लगा कर अपनी माँ को ढूंढने लगा और निराशा से रो पड़ा। शोभा उसे छाती से चिपटा कर चुप कराने का प्रयत्न करने लगी। क्लांत होकर शिशु उसकी गोद में सो गया। साकल खोलकर प्रधान दादी आई। उसने देखा छाती से उसके पोते को चिपकाए शोभा सिसक रही है। बड़ी देर तक बुढ़िया दुविधा में खड़ी रही। दुर्गा की अर्थी अपनी चिर यात्रा के लिए चलने को ही थी कि प्रधान ने सबको रोक लिया कि एक ही तो लड़की है, उसके हाथ से छुआ कर चंदन का टुकड़ा छाती पर रख दो। अर्थी कंधों से उतार दी गई। प्रधान दादी की उपस्थिति में स्वयं ही शोभा सजग हो गई। शिशु भी जगकर चीख उठा। दादी ने उसे गोद में ले लिया। उठ बेटी, अपनी माँ का मुंह देख ले, नहीं तो शांति नहीं मिलेगी। शोभा कांपते पैरों बाहर आई। माँ का शांत मुख देखकर वो अपने को नहीं रोक सकी। अर्थी से लिपट कर नन्ही बालिका सी बिलखने लगी। रम्या ने उसे अलग कर प्रधान दादी की फैली बाहों में दे दिया। राम नाम सत्य है कि करुण ध्वनि से ग्राम के दिग्दिगंत कंपित हो उठे। वर्षों पहले जिसकी डोली आंगन पर आकर उतरी थी, उल्लास से बालिका नववधू का घूंघट उलटकर सास ने रोली का टीका लगाया था, आज वही रस्सियों से जकड़ी फिर कंधों पर ही चली जा रही थी। वियोग के उन दुखद क्षणों में शोभा को सहसा भान हुआ, अब वो नितांत असहाय है, कोई भी उसका अपना नहीं है। माँ की 13वीं के दिन वो मंदिर में दिया जलाकर लौटी। घर को दादी ने ही लीप दिया था। आंगन में गुग्गल धूप जल रही थी। गांव की औरतें बारी बारी से आकर उसे संवेदना दे गई थीं। अब केवल दादी ही पोते को गोद में लिए बैठी थी। दादी, शोभा ने कहा, आज मैं तुमसे एक चीज़ मांगने का संकल्प करके आई हूँ। क्या री? आश्चर्य से सफ़ेद भवें उठ गईं। तुम्हें मुझे 100 रुपये देने होंगे दादी, नौकरी मिलते ही तुम्हें भेज दूंगी। आज मैंने सोच लिया मैं नैनीताल केदारी मामा के पास जाऊंगी। दादी उसकी ओर टुकुर टुकुर कर देखती रही। शोभा को वे सीप के बटन सी सफ़ेद आंखें भावहीन लगीं। उसकी आशा का बांध टूट गया। अब वो कहाँ जाएगी, किससे मांगेगी? बेटी, तू जो केदारी के पास जा रही है उसे क्या लिख दिया है? नहीं तो दादी, क्यों? ये तूने ठीक नहीं किया बेटी। उसकी बहू को तो जानती है, वो तो हवा से भी लड़ती है। 7 बच्चे हैं, 8वां होने वाला है। मेरी ही भतीजी की तो जेठानी है वो। नौकरी तुझे जाते तो मिलेगी नहीं, और केदार की बहू बिना कहे आना तो तूफान का भी नहीं सह सकती। एक चिट्ठी डालकर पूछ ले तब जाना। ना दादी, अब मैं और नहीं रुक सकती। तुम बताओ, मुझे 100 रुपये दोगी? चल, कहकर दादी उसे अपने साथ लेवा ले गई। बहू खेत पर थी, पति पुत्र भी नहीं थे। नितांत होकर बुढ़िया ने सांकल चढ़ा दी। हाथ में छिलका जलाकर वो शोभा को एक अंधेरी कोठरी में ले गई। पुआल के गद्दे को उठाकर अपने हाथ से थोड़ी मिट्टी हटाकर एक डालडा का टिन निकाला। उसमें कई गुदड़ों में छिपी दुवन्नी, चवन्नी, अठन्नी चांदी के रुपए अंधेरे में चमचमा उठे। दादी का संपूर्ण बैंक शोभा की गोदी में था। गिने तो 60 रुपये निकले। शोभा के आंचल के कोने में बांध कर दादी बोली, लौटाने की चिंता मत करना बेटी, भगवान ने चाहा और मेरी ज़िंदगी रही तो अगले साल मैं तीर्थ यात्रा को जाऊंगी। इसी विचार से रख छोड़े थे। ईश्वर के नाम का रुपया है, इससे तेरा कल्याण ही होगा बेटी। शोभा ने कृतज्ञता से दादी के पैर पकड़ लिए। तुमने मुझे उबार लिया दादी, भगवान ने चाहा तो मैं 2 ही माह में लौटा दूंगी। घर आकर उसने अपनी 2 धोतियाँ थैले में रख लीं। माँ की रामायण पर धूल जमी थी। ठाकुर जी को नहलाकर एक डिब्बे में रख लिया। रामायण की धूल झाड़ कर उसने माथे से लगा ली। प्रथम पृष्ठ खोलते उसकी दृष्टि पड़ी। रक्तोम भोज दलाभिराम नयनम पीताम्बरा अलंकृतम श्यामागम द्विभुजम प्रसन्न वदनम श्री सीतया शोभितम। उसके हृदय में अद्भुत प्रेरणा का संचार हुआ। जानकी वल्लभ का स्मरण कर उसने रामायण थैली में डाली और रूखे बालों की चोटी कर उसने हाथ मुँह धो लिए। रमिया चाचा ने एक मोटी धोती का जोड़ा ला दिया था। कोरी धोती पहनकर पैरों में चप्पल ला ली। बस का समय हो चला था। थैला लेकर उसने घर द्वार पर ताला डाल दिया। दादी और रमिया चाचा बस स्टैंड तक छोड़ने आए। दादी ने उसे गले लगा लिया। बेटी, अच्छी तरह, कहते उसका गला भराया। बस प्रायः खाली जा रही थी। जब वो नैनीताल पहुंची तो दिन छिपने को था। बस के रुकते ही कुलियों की भीड़ के घेरे से बड़े कष्ट से बाहर निकलकर शोभा कुछ देर इधर उधर देखती रही। मामा तल्ली ताल में ही कहीं रहते थे। रिक्शा करने की तो आवश्यकता नहीं होगी। वर्षों पूर्व वो एक बार पिता के साथ आई थी। केदारी मामा के मकान के पास कहीं एक बर्तनों की दुकान है, इतना उसे स्मरण था। थैला लेकर वो चलने लगी।
सीजन की भीड़ के रलम-पेल को चीर कर वो हाथ में थैला लिए चली जा रही थी कि उसी भीड़ में उसने अपनी सहपाठिनी रमला सक्सेना को देख लिया। नायलॉन की साड़ी पर काला शॉल डाले रमला ही तो थी। रमला सक्सेना, सविता की अंतरंग मित्र। आश्चर्य, वो यहाँ कैसे? शोभा ने तार के खंभे की ओट में छिपने की कोशिश की। अपनी कोरी मोटी धोती माथे पर खींचकर घूंघट सा खींच लिया। कुशलता से हाथ की ट्यूटर घड़ी भी खोलकर थैले में डाल ली। रमला के शरीर से आती यूडी कोलोन की लपट उसके बिल्कुल ही निकट आ गई। वो अब और नहीं छिप सकी। मार्बल, रमला ने कहा, पर मोटी धोती के घूंघट और दुख की कुमलाए पीले चेहरे पर दृष्टि पड़ते वो सहम गई। उसकी दृष्टि के नीचे शोभा अपनी दीन वेशभूषा का स्मरण कर क्षण भर को लाल हो गई, पर दूसरे क्षण अपने को संयत कर बोली, आपने मुझे पहचाना नहीं शायद, मेम साहब? क्या? रमला ने अपनी पेंसिल से अंकित भौवें उठाकर कहा, क्या तुम शोभा जोशी नहीं हो? जी नहीं। हंसकर शोभा ने सूजी पलकें उठा लीं। मैं तो नैना देवी की मालिन हूँ मेम साहब। फूलों की बेड़ियाँ लीजिएगा, मैं बड़ी अच्छी बना लेती हूँ। 4 आने से लेकर ₹1.25 तक की। आज तो पूरी थैली बिककर खाली हो गई है। आप कहें तो कल बंगले पर ही ले आऊँ। हाउ स्ट्रेंज, हाउ वेरी वेरी स्ट्रेंज। रमला अपने आप बड़बड़ाने लगी। बिल्कुल वही नाक, वही आँखें, सिर्फ रंग वो नहीं है। ठीक है भाई, मुझे बेड़ी नहीं चाहिए। सिर का घूंघट और खींचकर थैला झुलाती शोभा आगे निकल गई। घूंघट के भीतर उसके होंठ भय से काँप रहे थे। कहीं रमला उसके पीछे पीछे तो नहीं आ रही है? पोस्ट ऑफिस के पास आकर उसने मुड़कर देखा, रमला कहीं नहीं थी। घूंघट हटाकर वो मामा का घर खोजने तल्लीताल की चीनार खान लाइन में पहुंच गई। टीन की छतों पर स्त्रियां बड़ियां डाल रही थीं। कहीं कहीं बरामदों में उधड़े पुराने ऊन की धुली लच्छियां सूख रही थीं। शोभा इधर उधर मामा का मकान खोजती चली जा रही थी। एक भूरी कॉर्डराई की पैंट और एक्टर छपी बुशर्ट पहने एक दुबला पतला युवक उसे गौर से देख रहा था। हाथ की सिगरेट फेंक कर वो उसकी ओर बढ़ा। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप किसी का मकान ढूंढ रही हैं? कैन आई हेल्प यू? शोभा ने दृष्टि उठाई। तेल से चिकने बालों का घोंसला सा बना था। उन्हीं पर हाथ फेर कर गले का रेशमी स्कार्फ ठीक कर वो फिर बोला, आप शायद पहली बार नैनीताल आई हैं? शोभा ने उसके प्रश्न का उत्तर न देकर पूछा, क्या केदार दत्त पंत जी यहीं कहीं रहते हैं? ओह, आप ठीक उसी घर के नीचे तो खड़ी हैं। यही तो है केदार दत्त जी का मकान। आइए, ये सीढ़ियाँ चढ़ जाइए, जरा संभल कर आइएगा। नीचे बर्तनों की दुकान का मालिक भोला साह हुक्का पी रहा था। छोड़कर उठाया, अरे ये तो दुर्गा की लड़की लगती है। क्यों बेटी, तुम देवी दत्त की पुत्री तो नहीं हो? सीढ़ी चढ़ती शोभा रुक गई। जी हाँ, उसने कहा। पानों से सने अपने गजदंत दिखाकर साहजी बोले, आहा, कैसा पहचाना, देख रामी, बिल्कुल दुर्गा की शक्ल है। आहा, कल ही तो सुना कि दुर्गा भी नहीं रही। शोभा सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। प्रत्येक पग रखते समय उसे भय हो रहा था कि वो गिर पड़ेगी। पानी और काई से सड़ी सीढ़ियाँ बुढ़े के दांतों से हिल रही थीं। किसी भांति काठ के बक्से जोड़ जोड़कर पैर रखने भर का स्थान बना दिया गया था। अंतिम सीढ़ी पर पांव रखते एक तीव्र दुर्गंध ने उसका स्वागत किया। काठ के सके बरामदे में तार पर कुछ मैले फटे गूदड़ सूख रहे थे। पुराने ऊन की भीगी लच्छी से पानी में भीगे कुत्ते जैसी दुर्गंध आ रही थी। एक मैले बोरे में चने की दाल सूख रही थी। एक लंगड़ी तिपाई पर एक गिलास में दूध या चाय का कुछ अंश रह गया था। उसी पर सहस्रों मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। एक मरियल सी कुतिया तखत पर सो रही थी। उसके पद शब्द में जग कर भौंकने लगी। चुप रह क्वीनी, कहकर युवक शोभा से बोला, बैठिए, मैं दीदी को बुला लाऊं। शोभा खड़ी ही रही। कहाँ बैठे वो समझ ही नहीं पा रही थी। एक तिब्बती ऊनी आसन बिछा था, परंतु उस पर जमी धूल की परतें देखकर लग रहा था कमरों में कई दिन से झाड़ का स्पर्श भी नहीं हुआ है। उधर सीलन और सड़ांध से उसका माथा फटा जा रहा था। वो साहस कर उसी आसन पर बैठने जा रही थी कि चुप साले, चुप साले कहते और लड़ते लड़ते 2 जुड़वां से लड़के उसके पैरों के पास आकर उलझ कर गिर पड़े। वो भय से पीछे हट गई। आंधी से गुत्थम गुत्था करती वो जोड़ी अकस्मात कहाँ से कहाँ आ गई वो देख भी नहीं पाई। सुअर के बच्चे, मेरा पैसा छीन लिया, कबाड़ी कहीं का, कम नियत, कम वक्त। मैंने तेरी आंख नहीं फोड़ी तो अपने बाप का बेटा नहीं। दोनों भाइयों का द्वंद्व देखने गृह के अन्य बालक घेरा सा बनाकर खड़े हो गए। तभी उस घेरे को चीर कर रामी और रुक्की आए। दोनों को लड़ते देख रुक्की का पारा गर्म हो गया। लात खींचकर उसने दोनों को छुड़ा दिया। फिर लाल आंखें दिखाकर अश्रु गैस का सा काम लेकर बच्चों की भीड़ हटा दी।
कुशल रौबीले थानेदार जैसी मुद्रा से उसने कमर पर हाथ रखकर सिर से पैर तक शोभा का निरीक्षण किया। ओह, शोभा हो ना, दुर्गा लली की लड़की? जी, कहकर शोभा ने मामी के चरण छुए। बैठो, कहकर रुक्की ने आसन खींच दिया और रामी से बोली, जा रे रामी, पाँव भर चीनी तो ले आ उधार, घर में कुछ हो तो चाय भी बने। युवक को दीदी का यह दारिद्र्य प्रसंग बड़ा बुरा लगा। वो बड़े ध्यान से शोभा को देख रहा था। कुछ कुछ मीना कुमारी से शक्ल मिलती है, पहाड़ी तो लगती ही नहीं। उसने अपनी जेब से पर्स निकाल लिया और उछाल कर बोला, अभी लाता हूँ, एक सेर ले आऊँगा, बाद में और आ जाएगी। दीदी ने कर्कश स्वर में नाराज़गी जाहिर की। जा जा, बातें मत कर, पर्स में तो धेली भी नहीं है। लाला से कहना कि केदार दत्त जी के हिसाब में लिख दें। जीजा जी कहीं मिले तो कहना जरा जल्दी पधारें। एक मनहूसी से घिरी शोभा थोड़ी देर गुमसुम बैठी रह गई। वो क्या बोले समझ नहीं पा रही थी। इतने में ही द्वार खुला। सौम्य देव मूर्ति केदार दत्त स्वयं लाल वस्त्र में लिपटी पूजा की पुस्तकें लिए खड़े थे। शोभा ने उठकर पैर छुए। अरे शोभा बेटी, कब आई? बैठ बैठ, इसे चाय पिलाई रुक्की? स्नेह से उद्विग्न स्वर में उन्होंने पूछा। हाँ, रुक्की के बाप का तो चाय का बगीचा है, जिससे कि एक मन चाय आई है। जाती हूँ, बनाती हूँ। पैर पटक कर रुक्की उठकर भीतर चली गई। केदार दत्त जी अतिथि रूप में आई भांजी का ये स्वागत देख क्षुब्ध हो गए, पर मुंह पर उन्होंने कोई गिलानी का भाव नहीं आने दिया। मामा जी, शोभा ही ने निस्तब्धता भंग की। अम्मा की मृत्यु के बाद मुझे आपका बार बार स्मरण हो आता था, इसी से मैं भागकर आप ही के पास चली आई। आप मुझे कहीं नौकरी दिलवा दीजिए। केदार दत्त आंखें मूंद कर बैठे थे। बोले, तूने अच्छा किया चली आई, पर सुना है जिसके पास तू रहकर पढ़ती थी वे लोग बहुत बड़े आदमी हैं, क्या कहीं अच्छी नौकरी का प्रबंध नहीं कर देंगे? शोभा का मुंह लाल हो गया। मामा जी, उन्होंने दया करके पढ़ा दिया, अब कहाँ तक उन्हें कष्ट दूँ? मैंने इसी वर्ष संस्कृत में एमए किया है। यहाँ तो सुना है कई कॉलेज हैं, क्या कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी? तू आज तो आराम कर बेटी, हाथ मुँह धोकर चाय पी ले, बिस्तर खोल कर आराम कर, फिर नौकरी की सोचेंगे। पर तू तो बड़े लोगों के साथ रही है, मैं इस छोटी सी तंग गली में रहता हूँ, इतने बड़े परिवार में तुझे बड़ा कष्ट होगा। इतने ही में चाय के 2 गिलास लेकर रुक्की आ गई। पति के हाथ में गिलास थमा कर वो बोली, चाय का गिलास तो थाम ही लोगे, पर यह भी नहीं पूछोगे कि चाय कैसे बनाई? सुबह कह दिया था कि लकड़ी बिल्कुल नहीं है, अब क्या हाड़ जलाकर चूल्हा सुलगाऊं? कलह प्रिया रुक्की की ओर अपनी शांत दृष्टि उठाकर वे बोले, अभी चाय पीकर ले आता हूँ रुक्की, मैं बिल्कुल ही भूल गया था। आज 3-4 घरों में नव दुर्गा स्थापना करने जाना था, तू मामी के साथ बैठ, शोभा अभी आया। केदार दत्त वर्षों से नैनीताल में ब्राह्मण वृत्ति करते थे। जन्मदिन, विवाह, उपनयन, रुद्री, पार्थिव पूजन आदि से उन्हें जो कुछ दक्षिणा प्राप्त होती थी, उसी से उनका विशाल कुटुंब पल रहा था। परिवार बड़ा था, उस पर गृहिणी स्वभाव की उग्र और आलसी थी। इसी से गृहस्थी में अव्यवस्था की छाप थी। बच्चे दिन भर स्कूल से भागकर गुल्ली डंडा खेलते थे, पर रुक्की का उन पर कोई शासन नहीं था। रुक्की का भाई भी उन्हीं के साथ रहता था, पर उसे अपनी सिगरेट और सिनेमा से ही समय नहीं मिलता था। केदार दत्त अपने दुर्भाग्य को अपना ही ग्रह दोष समझकर चुप रह जाते। अब अचानक शोभा के आने से वे सोच में डूब गए। शोभा उन्हें सगी बहन की पुत्री ना होने पर भी सगी भांजी से अधिक प्रिय थी। दुर्गा ने बचपन में न जाने कितनी बार उनकी फीस के लिए पैसे जुटा जुटा कर दिए थे, पर आज उसी की पुत्री उनकी आश्रिता बनने आई तो उसे निश्चल प्रेम से अपनाने में उन्हें स्वयं भय और संकोच हो रहा था कि रुक्की दिन रात के व्यंग बाणों से उसका जीवन दूभर कर देगी। शोभा स्वयं रुक्की के हृदय के भावों को समझ गई थी। उसे शीघ्र नौकरी मिलते ही अन्यत्र रहने का प्रबंध करना होगा। बच्चों के कमरे में एक काठ के तखत पर शोभा के सोने की व्यवस्था कर रुक्की बोली, तुम्हें तो पलंग या खाट पर सोने का अभ्यास होगा, पर हमारे यहाँ तो एक भी खाट खाली नहीं है। नहीं मामी, मृदु स्वर में शोभा बोली, मामी आप चिंता न करें, मुझे तो तखत पर सोना भी बड़ा अच्छा लगता है। कुछ भी उत्तर न देकर रुक्की चौके में चली गई। शोभा भीरू पगों से उसके पीछे पीछे चल दी। रुक्की एक बड़ी सी परात में आटा निकाल रही थी। लाइए मामी, मैं गूंथ दूँ। बड़े उत्साह और विनय से शोभा ने कहा, रहने भी दो, आजकल की लड़कियों का क्या ठिकाना, हम तो भाई छूत छात मानते हैं, तुम्हें काम ही करना है तो ये गर्म राख पड़ी है, गिलास मल डालो। शोभा का मुंह लाल हो गया, पर उसने गिलास उठा लिए। नल की ठंडी धार ने हाथों पर छुरी से चला दी। पानी क्या था, बर्फ़ का टुकड़ा था। गिलास चमकाकर वो साफ ही कर रही थी कि रुक्की का भाई रामी आ गया। शोभा को गिलास मलते देख उसे अपनी दीदी पर बड़ा क्रोध आया। ये भी क्या कि बेचारी लड़की को आते ही चौके में झोंक दिया। बोला,
दीदी कहो तो मैं एक छोकरा छोटा ढूंढ लाऊं, बर्तन भी मलेगा, चाय भी बना लिया करेगा। मेरे दफ्तर के चपरासी का भाई है। वो वाक्य भी पूरा नहीं कर पाया था कि चूल्हा जलाती रुक्की ने कमर में आंचल खोस कर पैतरा सा बदला। कमर में हाथ रखकर बोली, आहा हा, किस लाट साहब के दफ्तर में काम करते हैं आप साहबजादे? शौकीन बुढ़िया, चटाई का लहंगा। आज 27 साल से बर्तन मल रही हूँ, छोकरा नहीं आया। आज छोकरा चाहिए, कल रसोईया आएगा, परसों बटलर। मैं कहती हूँ किस हरामजादी को चाहिए छोकरा? इसी बक झक में अधजले चूल्हे की आग बुझ गई और धुएं के गुबार से छोटा चौका भर गया। रामी बिना कुछ कहे बाहर चला गया और शोभा सिर झुकाए चुप खड़ी रह गई। चिमटा संडासी पटक पटक कर रुक्की ने ऐसा सुरम्य संगीत प्रस्तुत किया कि शोभा धीरे धीरे बाहर खिसक आई। आज से 2 वर्ष पूर्व का यही वैशाख था जब वो आश्रिता के रूप में एक और द्वार पर खड़ी हुई थी। कितना अंतर था उस स्वागत में। ओह दिस स्मोक। रामी का स्वर सुनकर वो चौंक कर पीछे मुड़ी। रामी रेशमी रुमाल से आंखें पोंछ रहा था। बड़ा धुआं है, वो फिर बोला। अब हम जल्दी से मकान बदल लेंगे। आपको भी बड़ा कष्ट हो रहा है ना? नहीं तो, सकुचा कर शोभा बोली। बात असल में ये है, दबे स्वर में रामी ने कहा, बच्चे अधिक होने से दीदी कभी टेम्पर लूज करती हैं, पर एटलीस्ट शी इज़ नॉट बैड, अर्थात पर दिल की बुरी नहीं है। शोभा कुछ नहीं बोली। उसे भय हो रहा था कि मामी कहीं स्वयं ना आ जाएं और फिर बेचारे रामी की कपाल क्रिया शुरू हो जाए। रामी को शोभा से बात करने में अद्भुत रस मिल रहा था। कितनी सुंदर लड़की है और कितनी शांत। वो फिर बोला, आपको यदि किसी बात का कष्ट हो तो मुझसे कहने में संकोच मत कीजिएगा। एक बार कृतज्ञता से उसकी ओर देखकर शोभा ने दृष्टि झुका ली। उसी दृष्टि से निहाल होकर रामी बड़ी उमंग से बाहर निकल आया और कमरे के एकमात्र टूटे दर्पण में किसी भांति अपने बालों का घोंसला सवार कर सीढ़ियाँ उतर गया और पास ही के कूर्मांचल होटल से आती गोश्त की प्यारी प्यारी खुशबू खड़े खड़े तृप्ति से सूंघने लगा। रामी सोचने लगा, आज दीदी अवश्य मूली की सब्जी बनाएगी। जब कभी रुक्की का पारा गर्म होता, केदार दत्त और रामी के प्रति वो अपना अमोघ अस्त्र चलाती है, मूली की सब्जी के रूप में। वो जानती थी कि दोनों ही मूली की बदबूदार सब्जी से चिढ़ते हैं। बेचारी शोभा, वो कैसे यहाँ रह पाएगी और कैसे उस तखत पर सो सकेगी? उस तखत पर बिछा गद्दा घर भर में अपनी दुर्गंध के लिए प्रसिद्ध था। शोभा रामी के जाते ही कुछ देर बरामदे में खड़ी रही, फिर बच्चों के कमरे में चली गई। तखत का दुर्गंधमय गद्दा पलट कर रुक्की की पूरी बाल सेना रेल चला रही थी। सबसे पहले इंजन के रूप में रुक्की का ज्येष्ठ पुत्र गदाधर उच्च स्वर में नाक से सीटी बजा रहा था। अन्य भाई बहन धुएं और रेल की गड़गड़ाहट का सुरम में पार्श्व संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। उसे देखते ही इंजन बोला, आ गई मेम, आ गई मेम। भ्राता की रसिकता से प्रफुल्लित होकर रेल के डिब्बे ही कर हंसने लगे। शोभा ने हंसकर पूछा, किससे कहा रे, मैं मेम हूँ? ढीठ गदाधर बोला, वाह मेम ही तो हो। हाथ में घड़ी बांधती हो, सिर नहीं ढकती, छोटे रुमाल से नाक पोंछती हो और क्या रे? और गोरी हो। अच्छा, हंसकर शोभा बोली, अच्छा चलो तुम सब उठ जाओ तो मैं बिस्तर लगा दूँ। उसके कहने का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। गदाधर पूर्ववत बड़े वेग से ट्रेन चलाने लगा। ट्रेन की तीव्र गति से तखत हिल रहा था। एक हाथ में छड़ी लेकर उस पर माँ का जूट का पेटीकोट हिलाता हुआ बोला, गार्ड की झंडी है, जब तक हिलती रहेगी ट्रेन मत रोकना। शोभा को अधिक प्रभावित करने के लिए गदाधर ने ट्रेन की गति और भी तेज कर दी। नाक की सीटी का स्वर भी आवश्यकता से अधिक तीव्र हो गया। हाथ में जलती लकड़ी लेकर रुक्की आई, बोली, गदाधर के बच्चे, आ तेरी चर्बी गलाकर रोटी चुपड़ूं, आ तेरे हाड़ जलाकर चूल्हा सुलगाऊं। आज सारे घर को क्या हो गया है? ले लो मेरे प्राण, ले लो, फूका इस रुक्की रांड को। वो लकड़ी बरामदे में फेंक जमीन में चित्त लेट गई। आंखें अस्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर कर अजीब ढंग से हाथ पैर पटकने लगी। इंजनारूढ़ गदाधर अम्मा की ये दुर्दशा देख सहम कर हाथ का पेटीकोट फेंक नीचे उतर आया। अम्मा को गोंगो करते देखकर बोला, अरे वही हिस्टीरिया हो गया, जूता सुंघाओ जल्दी। शोभा को ये सब एक भद्दा सा अस्वाभाविक नाटक सा लग रहा था। वो एक गिलास में पानी ले आई, रुक्की के मुंह पर छींटे डालते ही उसने आंखें खोल दी और सहसा चूल्हे पर रखी मूली का स्मरण आते ही वो आ कहकर कांपती उठी और चौके में चली गई। धीरे धीरे शोभा उस अशांत वातावरण की अभ्यस्त हो गई। रुक्की ने एक एक करके घर के सारे विभाग शोभा को सौंप दिए और परम निश्चिंतता से इधर उधर पड़ोस में घूमने लगी। चौका बासन से छुट्टी पाकर शोभा अधिकतर अकेली ही रह जाती। बच्चे स्कूल चले जाते। रुक्की हाथ में एक अदबुना मोजा या स्वेटर लेकर पड़ोस में बैठने चली जाती।
रामी का दफ्तर होता। शांति के वो कुछ अमूल्य क्षण शोभा को बड़े भले लगते। काठ के बरामदे को उसने झाड़ पोंछ कर साफ बना लिया था। यही नहीं, पिस्सुओं भरी मैली क्वीनी भी शोभा के आने से स्वच्छ और सुंदर बन गई थी। कृतज्ञता से कूं कूं करती वो उसके पैरों के पास पड़ी रहती। कमरे के गूदड़ों को यथाशक्ति साफ सुथरा कर शोभा के दक्ष हाथों ने चमका दिया था। बरामदे में एक तिपाई लगाकर वो खिड़की के पास बैठ जाती। नैनीताल के छोटे से बाजार में भी हजरतगंज जैसी रौनक रहती। संध्या होते ही केदार दत्त अपना बस्ता लेकर आ जाते। मामा का हाथ मुंह धोने का पानी रख शोभा फिर चौके में जुट जाती। एक दिन बस्ता लेकर केदार दत्त जी समय से पूर्व ही आ गए। शोभा घर में अकेली थी। मामा के मुंह पर आनंद की रेखा देखकर उसने सोचा, आज शायद मामा को किसी यमजान की विशेष दक्षिणा मिली है। बैठिए मामा, मैं चाय ले आऊँ, वो बोली। नहीं नहीं, चाय मैं नहीं पीऊँगा, तू बैठ शोभा। आज बड़ी अच्छी खबर लाया हूँ बेटी, तेरे लिए एक नौकरी मिल गई। सच? प्रसन्नता से शोभा की शांत उदास आंखें चमक उठीं। इधर कई दिनों से वो निराश हो उठी थी। हाँ बेटी, ईस्टलैंड में एक महारानी रहती हैं, नेपाल के राजवंश की हैं। मैं उनके यहाँ वर्षों से पूजा पाठ किया करता हूँ। आज बातों ही बातों में बोली, जोशी जी, मुझे किसी सम्रांत घर की सुशिक्षित शांत लड़की ढूंढ कर दो। मेरी सेक्रेटरी की आज ही चिट्ठी आई है कि उसका विवाह हो रहा है। अब वो छुट्टी शेष होने पर लौटकर नहीं आएगी। मैं ऐसी लड़की चाहती हूँ जो अंग्रेजी पढ़ी हो, मेरे कपड़ों की देखरेख करे, मुझे दवा दे, यही सब छोटे मोटे काम कर सके। बेटी, मैं अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं सका। मैंने मन ही मन कहा, हे माता दुर्गा भवानी, तेरी महिमा अपार है। हे करुणामयी जननी, मेरी शोभा का सौभाग्य द्वार तूने खोल दिया। सरल स्निग्ध दृष्टि से शोभा को निहार कर वे बोले, रानी जी साक्षात दया की देवी हैं। उनके वैभव का अंत नहीं है। वे तुझे पुत्री से भी बढ़कर रखेंगी। आज ही उन्होंने तुझे बुलाया है। मामी के आने पर हम लोग चल देंगे। बड़ी दूर है चढ़ाई भी, पहुंचने में थोड़ा समय भी लगेगा। शोभा का हृदय प्रसन्नता से विभोर हो गया। विधाता आज तक उदासीन थे, किंतु फिर करुणा में दीनबंधु को उसका स्मरण हुआ है। मामी के आने पर उसने अपनी नई नौकरी का समाचार दिया तो रुक्की का मुंह लटक गया। केवल हूँ कहकर उसने गोदी के बच्चे को 2-3 निरर्थक चाटे जड़कर रुला दिया। दीनानाथ नारायण कह और दुख की लंबी सांस खींचकर केदार दत्त जी ने रोते शिशु को उठा लिया। रुक्की ने हाथ की बुनाई ले ली। सहमी सी शोभा बिना कुछ कहे फिर सीढ़ियाँ उतर गई। शोभा के आने के पश्चात उसकी अव्यवस्थित गृहस्थी में जो सुव्यवस्था आ गई थी वो फिर लुप्त हो जाएगी, ये सोचकर वो विक्षिप्त सी हो गई। मन ही मन उसे अपने पति की मंद बुद्धि पर क्रोध भी आ रहा था। क्या पड़ी थी इतनी जल्दी नौकरी ढूंढने की? रामी से उसके विवाह का निश्चय वो न जाने कब का कर चुकी थी। जल भरने के लिए उसे शोभा की सेवा बिना मांगे मिलती रहती। दिन भर पड़ोस में बैठकर और सहस्र कंठों से शोभा की निंदा करके उसे जो थोड़ी सी शांति उपलब्ध हुई थी वो भी इस घर में पाँव रखते ही चली गई। गदाधर का तार सप्तक में रुदन उसने नीचे ही सुन लिया था। उसकी अनुपस्थित में कोई घटना ऐसी अवश्य घटी होगी जिसमें गदाधर महाशय को रोना पड़ा। गदाधर परिवार के सब सदस्यों में रुक्की का सबसे अधिक स्नेहभाजन था। माँ के पैसे भी चुराता, उसे गालियाँ भी देता। 3 वर्ष से अनवरत एक ही कक्षा में किसी वीर सेनानी की भांति भव्य साहस से अडिग खड़ा अध्यापकों के निरंतर व्यंग बाण सहता वो बड़े धीरज से ज्ञान वृद्धि कर रहा था। किंतु माँ का कहना था कि उसके अध्यापक बदमाश और घूसखोर हैं। वो दीन पिता की अति दीन संतान है, इसी से उसे प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। वो गदाधर का करुण कंठ स्वर सुनकर जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। गदाधर खड़ा खड़ा ऐसे चीख रहा था जैसे दूसरी चीख के साथ ही उसके फेफड़े भी बाहर निकल आएंगे। उसकी नाक से रक्त बह रहा था। केदार दत्त जी पानी से रक्त धो रहे थे। एक और साइकिल पड़ी थी। उदार भयत्रस्त सा रामी छोटे भांजे को गोद में लिए था। माँ को देखते गदाधर अम्मा री मुझे मार डाला कहकर फिर चीख उठा। रुक्की ने दौड़कर उसे चिपटा लिया। किस हरामी ने मारा मेरे लाल को? कौन बदजात हिजड़ा, कमीना, कुत्ते की औलाद? नाम बता मेरे बेटे। रामी मामा ने कहकर गदाधर ने फिर रक्त पोंछा। रुक्की ने गदाधर को तो छोड़ दिया और पागलों की भांति रामी का झोंटा पकड़ लिया। मेरी थाली में खाकर उसी में छेद करता है कमीने। क्या करती हो? झिड़क कर केदार दत्त जी ने हाथ पकड़कर छुड़ाने की चेष्टा की। मामी का भयंकर रणचंडी का वास्तविक रूप शोभा ने पहली बार देखा। रामी की दुर्दशा देखकर गदाधर के छोटे भाई बहन संवेद कंठ से रो पड़े। सब पास की खिड़की से झांककर दुर्गा शाह की विधवा युवा पुत्र वधू ने देखा। भीतर से उसका स्वर स्पष्ट सुनाई पड़ा। पड़ोस की पंताई ने अम्मा जवान भाई को मार रही है, भगवान बचाए इस चुड़ैल से। रुक्की ने भाई का झोंटा छोड़ दिया।
खिड़की खोलकर पड़ोसिन की ओर स्वर का बाण खींचकर बोली, चुड़ैल तू, तेरा बाप, तेरा ससुर, तेरा मरा खसम, तेरा भड़तार, वो संड मुसंड बाबा जिसके चरण दापती है। तेरे त्रिकालदर्शी बाबा को तो नहीं मारा मैंने मारा तो अपने ही भाई को। रानी, अब क्यों नहीं निकलती बाहर? मैं भी गला फाड़ फाड़ कर तेरी कीर्ति पूरी नैनीताल में फैला दूंगी। दुर्गा शाह की युवा विधवा पुत्रवधू प्रसिद्ध बाबा की भक्तिन थी। उसे ही लक्ष्य और भद्दी बातें कहकर रुक्की को बड़ी शांति मिली। गदाधर माँ के नूतन गृहयुद्ध में भाग लेकर नाक की चोट भूल गया। क्यों बोलेगी अब चोट्टी हरामजादी खसम खानी, कहकर विजय गर्व से रुक्की पुनः रणक्षेत्र में गरजी, क्यों रे गदाधर, क्यों मारा था इस हरामी ने तुझे? क्या शोभा का मामी और उसके परिवार से पीछा छूटा? क्या नेपाल की महारानी ने उसको नौकरी दी? जानने के लिए सुनिए उपन्यास का अगला भाग 5।